नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिहाग हिस्ट्री विद दिनेश सिहाग पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास के अंदर हमने अशोक के इंस्क्रिप्शन कंप्लीट कर लिए थे, यानी अशोक के जो अभिलेख हैं वो हमने देख लिए थे। अब आगे की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम देखेंगे मौर्य प्रशासन। मौर्य का प्रशासन किस तरह से काम करता था, किस तरह से उनके अधिकारी होते थे, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए चलकर इसको कर लेते हैं। तो चलो अपने इसको कर लेते हैं। मौर्य प्रशासन हमारा टॉपिक है, इसको देखते हैं मौर्य का प्रशासन किस तरह से होता था। तो इसके अंदर है मौर्य प्रशासन की जो विस्तृत जानकारी हमें इंडिका से मिलती है। इंडिका की जो लिखित जो प्रति है वो हमें अभी प्राप्त नहीं होती है, उसके उद्धरण जो है हमें अलग अलग लेखकों की किताबों में अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो मेगास्थनीज नाम का एक व्यक्ति था जिसने इंडिका लिखी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है मगध आया, और उसने मौर्य प्रशासन के बारे में, उसके बारे में हमें बहुत कुछ मिला। उसके बाद में बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ है जो कौटिल्य ने लिखा है। वैसे तो कौटिल्य की ऐतिहासिकता के ऊपर अभी भी इतिहास के अंदर संदेह जताया जाता है कि कौटिल्य नाम का कोई व्यक्ति वास्तव के अंदर था या नहीं, किंतु क्या है कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया प्रमाणिक ग्रंथ है। उसके अंदर जो व्यवस्थाएं जो दी गई है वो सारी की सारी व्यवस्थाएं लगभग मौर्य जो प्रशासन है उससे मिलती है। ठीक है, तो आदि ग्रंथों से इसके तत्कालिक अभिलेख, बाकी दूसरे जो है अशोक के अभिलेख हैं। ठीक है, जितने भी अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख वगैरह जितनी भी चीज़ें हमें मिलती हैं, उन अभिलेखों से हमें क्या मिलते हैं, मौर्य प्रशासन के जो अधिकारी थे उनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत में प्रथम बार राजनीतिक एकता देखने को मिली तथा सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। यानी मौर्य प्रशासन, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी, उसके बाद के अंदर प्रथम बार भारत के अंदर जो है केंद्रीकरण की जो व्यवस्था है वो लागू की गई, और भारत के अंदर प्रशासन के अंदर एकता, मतलब पूरे भारत के अंदर एक ही जो राजवंश है या एक ही सत्ता का जो केंद्र है वो स्थापित हुआ, और सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में, यानी कि सम्राट के हाथ में जो है स्थापित हो गई। इससे जो है प्रशासन की एकता जो है प्रथम बार इसमें स्थापित होती है। उसके बाद में देखते हैं इसका ढांचा कैसा था। मौर्य प्रशासन का ढांचा जो है निम्नलिखित, जो है उसका केंद्र शासन, जो प्रशासन उसका केंद्रीय प्रशासन जो है निम्न प्रकार का था। उसके बाद में देखते हैं शासन, जो राजा था वो शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु था, यानी राजा जो है वो सभी जो कानून जितने भी बनाने थे या जो इस तरह के भी आदेश देने थे उसका जो केंद्र बिंदु था, यानी कि पूरा का पूरा प्रशासन राजा के इर्द गिर्द घूमता था, यानी संपूर्ण शक्ति जो थी वो राजा के हाथ में केंद्रित थी। उसके बाद में देखते हैं व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियाँ थी वो राजा के अंदर ही, उसके अंदर निहित थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कानून बनाना, न्याय करना और जितनी भी व्यवस्था थी वो सारी की सारी हाथ, जो शक्ति थी वो राजा के हाथ में थी। ठीक है, उसके बाद में एक मंत्री परिषद होती थी। राजा को राज्य चलाने के लिए जो है परामर्श की ज़रूरत होती है, और अपने मंत्रियों को वो परामर्श के लिए रखता था। तो उसको देख लेते हैं। राजा को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद थी, जिसकी नियुक्ति वंश व योग्यता के आधार पर राजा करता था। यानी कि योग्यता भी देखी जाती थी और दूसरा उसका कुल भी देखा जाता था कि जिस व्यक्ति को वो अपना मंत्री चुन रहा है तो वो किस कुल से संबंधित है, इसका भी उसके अंदर पूरा ध्यान रखा जाता था। उसके बाद में जो है अंतिम निर्णय का अधिकार जो है राजा का था, यानी मंत्री परिषद केवल राजा को परामर्श देने के लिए रखी जाती थी, और राजा उसकी परामर्श को माने ना माने ये राजा की मन की बात थी, या राजा माने या ना माने। ठीक है, उसके बाद में क्या थे, एक महत्वपूर्ण परिषद होती थी जिसे मंत्रिण कहा जाता था। यानी मंत्री परिषद के अलावा भी इसको क्या कहा जाता था, मंत्रिण कहा जाता था, जिसके 3 सदस्य होते थे जो महत्वपूर्ण विषयों में राजा से क्या करते थे, परामर्श। जब राजा परामर्श करता था महत्वपूर्ण विषयों पे तो कुल 3 या 4 ऐसे व्यक्ति होते थे। जैसे कि आधुनिक काल के अंदर अगर अपन देखें तो हम बात करते हैं पहले मंत्री परिषद की, उसके बाद में बात करते हैं मंत्रिमंडल की, और फिर अपने बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की, और उसके अंदर भी अपने कैबिनेट मंत्रियों की भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो कैबिनेट मंत्री थे, इसी तरह से मंत्रिण नाम की एक संस्था होती थी, उसके अंदर 3 या 4 लोग ऐसे होते थे जो राजा को मुख्य जो होते थे। जैसे कि गोपनीय कोई चीज़ है जिसको गोपनीय रखनी है, उस चीज़ के ऊपर राजा को परामर्श देने का काम कौन करते थे, यही मंत्रिण के कुछ जो विशेष मंत्री होते थे वो करते थे। उसके बाद में देखते हैं अधिकारी कैसे थे। अधिकारियों के बारे में देखते हैं। जो शिरस्त जो है राज्य अधिकारियों की संख्या कितनी थी, 8 थी, और उन्हें क्या कहा जाता था, 18 थी, और उनको क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, उनको तीर्थ कहा जाता है। यानी कि जो किसी भी अपने मान ले कि अगर कोई विभाग है उसका जो प्रमुख मंत्री है उसको तीर्थ कहा जाता था, और ऐसे तीर्थों की संख्या कितनी थी, 18।
वे केंद्रीय विभागों के कार्यभार जो है देखने का काम जो वो लोग करते थे। उसके बाद में देखते हैं जिनमें कोषाध्यक्ष, उसके बाद में कर्मांतिक, उसमें बाद में समाहर्ता, पुरोहित, उसके बाद में सेनापति इसमें प्रमुख थे, यानी जो तीर्थ कहलाते थे उसके अंदर ये लोग प्रमुख थे। उसके अतिरिक्त जो है अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों का भी क्या है उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया उसके अंदर 27 अन्य अध्यक्षों का भी क्या मिलता है उल्लेख मिलता है, जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करते थे, यानी जो आर्थिक गतिविधियां थी राज्य की उनको संभालने का काम वो करते थे। वे कृषि, व्यापार, वाणिज्य, बांट माप, कताई बुनाई, खान, वनों आदि नियमन का क्या करते थे वो नियंत्रण करते थे। यानी इतने जितने भी विषय अभी अपने बात की, इन विषयों के ऊपर हर एक जो विभाग है उसके ऊपर एक विभाग बनाया जाता था और उस पर लगभग कितने 27 अध्यक्षों की उसके ऊपर नियुक्ति की जाती थी। उसके बाद में देखते हैं नगर प्रबंधन। नगर प्रबंधन का मतलब है आधुनिक काल के अंदर जिस तरह से नगर परिषद या नगर निगम जैसी निकाय होती है, तो इस तरह की निकाय जो है बड़े बड़े नगरों के अंदर होती थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट नगर होते थे उनके अंदर किस तरह से उनका प्रशासन जो है संभाला जाता था उनको देखते हैं। नगर प्रबंधन हेतु 5-5 सदस्यों की कितनी 6 समितियाँ होती थी, ठीक है। कितनी समितियाँ, लगभग 30 सदस्य होते थे। मतलब बात यह है कि टोटल 6 समितियाँ होती थी जिनमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और टोटल कितने सदस्य हो गए 30 सदस्य, जो विभिन्न कार्यों के अंदर जैसे उद्योग, शिल्प, विदेशियों की, जैसे जो विदेशी लोग आते थे भारत के अंदर उनकी गणना और जनगणना भी उनके द्वारा की जाती थी। उसके बाद में व्यापार को जो है निर्मित वस्तुओं की देखभाल और बिक्री आदि के निगमन, विपणन, रख रखाव आदि के कार्य करती थी। यानी ये जो 6 समितियां बनाई गई थी उनका कार्य था कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया है या बाहर जा रहा है तो उनका भी जनगणना की जाती थी, उनकी गणना की जाती थी कि बाहर से कौन आया है या अंदर कितने व्यक्ति रह रहे हैं उस शहर के अंदर। उसके बाद में व्यापार, वाणिज्य इत्यादि की देखभाल और उनके लिए नियम बनाने और उन नियमों को जो है कार्यान्वित करने का कार्य कौन करती थी, ये समितियां करती थी। उसके बाद में देखते हैं अर्थशास्त्र के अनुसार नगर प्रशासक और गोप अर्थात स्थानिक उसके जो है सहायतार्थ कर्मचारी थे। यानी नागरिक नाम का एक नगर प्रशासक होता था जो पूरे नगर के ऊपर कंट्रोल रखता था, पूरे नगर का जो है व्यवस्था वो नागरिक संभालता था और उसकी सहायता के लिए गोप और स्थानिक नाम के 2 अन्य अधिकारी भी होते थे। उसके बाद में सेना की अपनी बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उस टाइम निभाती थी, तो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। सेना की 6 शाखाएं होती थी। देखो जिस तरह से आज अपने 3 शाखाओं की बात करते हैं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना, उस तरह उस टाइम के अंदर 6 शाखाएं होती थी। जैसे अश्व सेना होगी, हाथी, रथ इत्यादि प्रकार की सेनाएं होती थी, उनको अपने देख लेते हैं। और जो सेनापति था वो क्या था, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था, जो क्रमशः अपने सेना के प्रकार देखते हैं, जो क्रमशः पैदल, अश्व, हाथी, रथ, यातायात एवं नौसेना में विभक्त थी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 5-5 सदस्यों की समिति इनकी देखरेख करती थी। यानी प्रत्येक भाग था, सेना के जो 6 भाग थे और प्रत्येक भाग की देखभाल करने के लिए 5-5 सदस्यों की अलग अलग समितियां उस समय बनाई गई, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चतुरंग बल सेना का जो है मुख्य अंग मिलता है। चतुरंग बल का मतलब चतुरंगनी सेना, जिसके अंदर पैदल, हस्ती सेना, रथ सेना और घुड़सवार सेना यानी 4 प्रकार की सेना उसके अंदर शामिल की जाती थी और अर्थशास्त्र के अंदर इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का निवृत्त करने वाला अधिकारी होता था, नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था। यानी नायक मतलब सेना का जो मुख्य सबसे सर्वोच्च जो सेनापति होता था वो तो सम्राट होता था, लेकिन नायक नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था सिर्फ आपातकालीन स्थिति के लिए। यानी कि जब युद्ध लड़ने की आवश्यकता हो तो नायक नाम के अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, जो एक विशेष सैन्य टुकड़ी को उसे दे करके उसके नेतृत्व के अंदर युद्ध करने के लिए भेजा जाता था। जैसे कहीं विद्रोह हो गया तो उसको दबाने के लिए, या अन्य किसी जगह पर युद्ध किसी राजा से, अगर आधी सेना कहीं और व्यस्त है तो दूसरी सेना किसी अन्य नायक को दे करके वहाँ भेजा जाता था। उसके बाद में देखते हैं गुप्तचर व्यवस्था, जो बहुत ही गेम चेंजिंग का रोल वहाँ पर निभाती थी, उसको देख लेते हैं। प्रशासन तंत्र के साथ साथ गुप्तचर्य का भी विस्तृत जाल बिछाया गया था, जो मंत्रियों से लेकर आम जनता की गतिविधियों पर नज़र रखते थे। यानी कि गुप्तचर
जासूस जिनको कहा जाता है, उन जासूसों का जाल बिछाया गया था जो मंत्रियों के कार्यों से लेकर के जनता के आम लोगों के ऊपर भी वो पूरी निगरानी रखते थे और सूचनाएं जो है सम्राट तक लगातार पहुंचाते रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्तचरों का जो है, गुप्तचरों को संस्था तथा संचार नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर गुप्तचर भी दो प्रकार के थे। अब संस्था गुप्तचर वो थे जो एक स्थान पर रह करके अपना कार्य पूर्ण करते थे, उनको संस्था गुप्तचर कहा जाता था। और संचार गुप्तचर वो होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करते थे और घूम फिर कर अपना कार्य संपन्न करते थे, उनको संचार गुप्तचर कहा गया। ठीक है, तो इसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में कंठ शोधक न्यायालय क्रमशः, मतलब न्याय की बात कर रहे हैं यहाँ पे। न्यायालय धर्म, व्यवहार और चरित्र एवं राजशासन न्याय संहिता के स्रोत थे। यानी कि न्याय के जो स्रोत हैं वो ये थे, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन न्याय संहिता, यानी जो कानून राजा के द्वारा बनाए गए थे, ये न्याय के जो है इसके स्रोत थे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, धर्म स्थायी एवं कंटक शोधन न्यायालय क्रमशः दीवानी और फौजदारी मामले सुलझाते थे। अब देखो, धर्म स्थायी न्यायालय वो थे जो दीवानी मामले, यानी जो रुपए, पैसे, चोरी, धोखाधड़ी इत्यादि से संबंधित होते हैं, उनको जो है दीवानी न्यायालय के अंदर माना जाता था, उनको धर्म स्थायी कहा जाता था। उसके बाद में कंटक शोधन, उनको फौजदारी न्यायालयों के अंदर जो है सम्मिलित किया जाता था। अब फौजदारी मामले कौन से होते हैं, जैसे कि मार काट के मामले हो गए, कत्ल इत्यादि के जो मामले हैं उनको फौजदारी मामले कहा जाता था, इनको कंटक शोधन के अंदर रखा जाता था। उसके बाद में बात करते हैं न्यायपीठ, इसके अंदर अलग अलग जो है न्यायपीठ विद्यमान थी। उसके बाद में राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश था, यानी कि राजा सर्वोच्च जो लक्ष्य, इस जैसे कि आज अपने भारत के अंदर अगर बात करें तो भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है अंतिम न्यायालय है, और उसके बाद में कुछ एक मामलों के अंदर हम राष्ट्रपति के पास अपनी जो है माफ़ी की अर्जी दे सकते हैं। उस तरह से जो अंतिम न्यायालय का जो काम करता था वो करता था राजा, यानी कि अगर नीचे के न्यायालयों से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, उनके निर्णयों से संतुष्ट नहीं है, तो वो अपनी अपील राजा के पास कर सकता था। उसके बाद में न्याय जो अधिकारी है उनको देखते हैं, राजुक, व्यवहारिक आदि जो है न्यायिक अधिकारी थे। यानी राजुक जो व्यक्ति था, राजुक नाम का अधिकारी, वो न्याय का कार्य करता था, उसके साथ साथ व्यवहारिक भी न्याय के कार्य करते थे। उसके बाद में बात करते हैं, संग्रहण एवं द्रोण स्थानीय एवं जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। जैसे कि अपने आज बात करते हैं, पहले जिला न्यायालय, उसके बाद में हाई कोर्ट यानी राज्य न्यायालय, उसके बाद में अपने बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, यानी देश के अंदर एक न्यायालय होता है। इस तरह से जो स्तर बने हुए हैं, उसी तरह से मौर्य प्रशासन के अंदर भी अलग अलग न्यायालयों के अलग अलग स्तर बने हुए थे। जैसे संग्रहण, द्रोणमुख और स्थानीय, ये अलग अलग प्रकार के राज्य के पार्ट हैं, जैसे कि जिला, उसके बाद में राज्य, उसके बाद में छोटे स्थानीय, मतलब गांव के जो छोटे छोटे न्यायालय होते थे उनकी बात यहाँ की जा रही है। ठीक है, इस तरह से न्यायालय की क्या किया जाते थे, डिवाइडेशन उस टाइम किया गया था। उसके बाद में बात करते हैं राजस्व प्रशासन, यानी कि वो राजस्व किस प्रकार से संग्रहित किया जाता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था, यानी समाहर्ता नाम का अधिकारी, उसका कार्य क्या था, राजस्व एकत्रित करना और उसको क्या है वसूल करने का कार्य कौन करता था, समाहर्ता, उसके कार्य को देखरेख वो करता था। उसके बाद में दुर्ग, राष्ट्र, वज्र, सेतु, वन, खाने, आयात निर्यात आदि राजस्व के प्रमुख जो है स्रोत थे। दुर्ग यानी कि जो किले होते थे, वो अपने जो स्थानीय जो लोग होते थे, उनके जो किले के आसपास के जो लोग होते थे, उनसे राजस्व वसूलने का कार्य करते थे। उसके बाद में बात करते हैं राष्ट्र, यानी छोटे छोटे जो जगह बनाई गई थी, छोटे छोटे जो अपने बात करें विभाग बनाए गए थे, वो भी जो है कि क्या करते थे, राजस्व देने के जो प्रमुख जो है स्रोत थे। उसके बाद में बात करते हैं सेतु, यानी अगर किसी पुल को पार करते हैं तो उसके बारे में भी हमें क्या दिया जाता था, टैक्स दिया जाता था। उसके बाद में वनों से भी अगर कोई व्यक्ति लकड़ी या कोई चीज़ें प्राप्त कर रहा है तो उसके बाद उसका भी उसको टैक्स देना होता था। उसके बाद में खाने, अगर खान से कोई व्यक्ति किसी चीज़ का उत्खनन कर रहा है तो उसके लिए भी उसको टैक्स देना होता था। इस तरह से जो राजस्व के प्रमुख स्रोत ये थे। उसके बाद में बात करते हैं सन्निधाता, राजकीय कोष का क्या था, मुख्य अधिकारी था, यानी राजकीय कोष का जो निगरानी या उसकी जो लेखा जोखा लिखने वाला जो व्यक्ति था उसको सन्निधाता कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं जनोगोपी कार्य, यानी कि जो जनोगोपी कार्य, इनको देख लेते हैं अपने। मौर्य साम्राज्य में जनोगोपी सेवाएं जैसे सिंचाई, सड़क, सराय, चिकित्सा आदि को महत्व दिया जाता था, जिसकी व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी करते थे। देखो, जनोगोपी कार्य वो कार्य थे जैसे लोक कल्याण के जो कार्य अपने कह सकते हैं, तो लोक कल्याण के कार्य के लिए भी अलग अधिकारी जो है नियुक्त उस समय किए गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं
प्रांतीय शासन की अपने बात करते हैं, जो प्रांतीय प्रशासन किस तरह से कार्य करता था वो देख लेते हैं। साम्राज्य 4 प्रांतों में क्या था, विभाजित था, यानी कि जैसे भारत के अंदर आधुनिक काल के अंदर 28 राज्य हैं, उसी तरह से उस टाइम के भारत को 4 प्रांतों के अंदर डिवाइड कर दिया गया था, जिसका प्रशासक कौन था, राजकुमार होता था। यानी कि कोई भी राजकुमार जो राज परिवार से संबंधित है, वो जो 4 प्रांतों में विभाजित किया था, प्रत्येक प्रांत सिर्फ राजकुमार के अधिकार में ही दिया जाता था, यानी उसका प्रशासक राजा के बाद में राजकुमार होता था, जो मंत्रिपरिषद अमात्यों के माध्यम से शासन संचालित करता था। यानी उस राजकुमार की हर एक प्रांत के अंदर अलग से अपनी एक मंत्रिपरिषद होती थी, जो उसे जो है परामर्श वगैरह दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो प्रमुख 4 प्रांत हैं उनको अपने देख लेते हैं। पहले उत्तरापथ यानी उत्तर का जो भाग था, उसके बाद में दक्षिणापथ यानी दक्षिण का भाग, फिर अवंती नाम का एक राष्ट्र था, उसके बाद में मध्य प्रांत, ये मध्य प्रांत मगध का क्षेत्र है, वो मध्य प्रांत कहलाता था। उसके बाद में बात करते हैं धर्म महामात्र तथा अमात्य प्रांतीय अधिकारी होते थे। यानी धर्म महामात्रों को प्रत्येक प्रांत के अंदर अशोक ने जो है नियुक्त किया था, किस लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो प्रांतीय अधिकारी होते थे। उसके बाद में करते हैं जो धर्म एवं अन्य कार्य देखते थे, ये अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारी थे। उसके बाद में बात करते हैं प्रांतों को आहार विश्व में बांटा गया था। देखो पहले जो है संपूर्ण राष्ट्र था, उसके बाद में विश्व तथा फिर उसके बाद में आहार, जो संपूर्ण प्रांत, उसके बाद में प्रांत को विश्व, यानी जैसे आधुनिक काल के अंदर अपने बात करें तो संपूर्ण राज्य को जिलों में, उसके बाद में तहसील स्तरों में जिस तरह से बांटा गया था, उसी तरह से जो सबसे पहले क्या था प्रांत, उसके बाद में विश्व, फिर आहार, इस तरह से उसको बांटा गया था। जो विश्वपति के अधीन होते थे, यानी एक ही अधिकारी इनके ऊपर होता था। उसके बाद में बात करें जनपद व ग्रामीण, जनपद और ग्रामीण की अपनी बात करें, ठीक है, उसको देखते हैं। जनपद स्तर पर राजुक व युक्त नाम के अधिकारी जो भूमि व न्याय व लेखों संबंधी दायित्व वहन करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार के अधिकारी कहाँ थे, ग्रामीण क्षेत्रों में या जनपदीय क्षेत्रों के अंदर होते थे। उसके बाद में बात करते हैं ग्रामिक या ग्राम स्तरीय अधिकारी होता था, जिस तरह से आज अपने सरपंच होता है। उसके बाद में बात करते हैं गोप व स्थानिक जनपद व गाँवों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। यानी गोप और स्थानिक नाम के अधिकारी वो होते थे जो गांव और जनपद के मध्य जो है कड़ी का काम करते थे, यानी उनको जोड़ने का कार्य जो है ये अधिकारी करते थे। यानी जिनकी सूचनाएं, जैसे कि अपनी बात करें प्रशासनिक जो कार्य है वो संपन्न करवाना है गांव के अंदर, तो ये जो स्थानिक और गोप अधिकारी इसके अंदर बहुत बड़ा जो है रोल अपना निभाते थे। इस प्रकार मौर्य कला जो है केंद्रीकरण इसके अंदर व्यवस्था थी। जनमत का भी प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं थी जो प्राय नगण्य थी, यानी जनमत को भी उसके अंदर क्या किया जाता था, जनता के मत को भी पूरा जो है उसको अपना मत रखने का अधिकार जनता को दिया गया था, लेकिन वो लगभग नगण्य के बराबर थी। उसके बाद में बात करते हैं गुप्तचर जो है सार्वजनिक और व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करते थे। यानी कि गुप्तचर ऐसे व्यक्ति थे जो पर्सनल जो उनकी इंफॉर्मेशन थी उसके भी प्राप्त करने का वो पूरा कोशिश करते थे। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, नौकरशाही को विस्तृत अधिकार प्राप्त थे, यानी कि जो नौकर यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको पूर्ण विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। वो अपना कार्य जो है पूर्ण रूप से करने के लिए एकदम स्वतंत्र थे, वो अपने कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से अपने बल का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि अशोक और मौर्य काल के टाइम के अंदर किस तरह से प्रशासन कार्य करता था। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में अपने जब भी आएंगे तो इसके अगले टॉपिक को अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, कला और संस्कृति के बारे में अपने देखेंगे। ठीक है, तो अपना सहयोग जो है हमारे साथ बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहें, और उसको ऑल पर सेट कर लें। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।